हेलो बच्चों, मैं मोहन स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बीएम साइंस क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। भौतिक विज्ञान का ये प्रथम अध्याय है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था दर्पणों के बारे में। तो चीजों को रिकॉल करते हैं। दर्पण क्या होते हैं? वे तल जो अधिकतम प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, दर्पण कहलाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था दर्पणों के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसे फॉर्म किए जाते हैं? कांच की समतल प्लेट होती है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन की प्रक्रिया होती है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? कांच के खोखले गोलों को काटकर बनाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण क्या होते हैं? जिनके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तन की घटना आंतरिक पृष्ठ से होती है। इसके विपरीत उत्तल दर्पण क्या होते हैं? जिनके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और परावर्तन की घटना बाह्य पृष्ठ से की जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये परिभाषाएं पूरे अध्याय में आपको याद रखनी होंगी। इन्हीं के आधार पर आप आगे की चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जिसे हम कहते हैं कोन ऑफ मिरर। क्या होता है दर्पण का ध्रुव? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या होगी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम बनाते हैं। हमने कांच के खोखले गोले का एक पृष्ठ लिया, एक हिस्सा लिया और उसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। और जैसे ही हमने बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश की तो ये किसका रूप धारण कर लेगा? अवतल दर्पण का। तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और इसी प्रकार से अगर हम इसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाएगा? उत्तल
दर्पण, उत्तल दर्पण। अब आपको एक बात बताऊंगी कि परावर्तन की घटना, मैंने बताया था अवतल दर्पण क्या होते हैं, वेतन इनके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है और परावर्तन की घटना आंतरिक पृष्ठ से होती है। तो ये जो अंदर का पृष्ठ आपको दिख रहा है ये कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, और ये बाहर का पृष्ठ जो दिख रहा है आपको ये कैसा पृष्ठ है, पॉलिश युक्त पृष्ठ। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु की ओर चले हम लोग, ये परावर्तक तल और परावर्तक तल का मध्य बिंदु देखो ये है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें ये परावर्तक पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ का ये है मध्य बिंदु, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, यही है क्या, दर्पण के ध्रुव। क्या है ये, दर्पण के ध्रुव। तो परिभाषा आप लोग याद करिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, P से। उम्मीद है आपको ये दर्पण के ध्रुव की परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पॉइंट पर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है, आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण किसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं, खोखले गोलों को काटकर। तो कोई भी गोला जो होता है उस गोले का अपना क्या होता है, सेंटर होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और दर्पण के वक्रता केंद्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं उस गोले का केंद्र ही, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। इसको डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं, ये गोलीय दर्पण बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। और अगर हम इसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। जैसा कि आपको पता होगा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव, और जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस दर्पण के गोले को पूरा करें, अगर हम इस दर्पण के गोले को पूरा करें तो आपको देखिएगा कि ये जो दर्पण है वो इस प्रकार के साइज के गोले को काटकर बनाया गया होगा, और ये जो गोला जनरेट हुआ है
इस गोले का अपना क्या होगा, कोई सेंटर होगा जो कि ये है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं, ये जो दर्पण है वो किसका भाग है, इस वाले गोले का। तो इस गोले का केंद्र क्या है, ये। तो ये केंद्र जो है वो किसका, वक्रता के, इसी केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो परिभाषा याद करो एक बार फिर से। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये दर्पण का ध्रुव P और ये दर्पण का वक्रता केंद्र C। इसी प्रकार से इसका वक्रता केंद्र C कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये दर्पण का क्या होगा, दर्पण का ध्रुव P। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वक्रता त्रिज्या। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, देखो प्रत्येक गोले के पास अपनी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो पर लिखते हैं इसे, गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं, उस गोले की, गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, ठीक है। तो आप देखिएगा जरा, ये दर्पण किसी गोले को काट कर बनाया गया होगा। इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो कहां से कहां तक होगी, सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो अगर हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगी हमें, ये मिलेगी वक्रता त्रिज्या। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो एक बार फिर से समझते हैं क्या होती है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लिखते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आपको ये परिभाषा याद होगी कि मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर
जाने वाली रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब उसका डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इसके बाह्य पृष्ठ पे पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसी प्रकार से खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का एक छोटा सा पीस यहाँ दिया, इसके आंतरिक पृष्ठ पर अगर पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? उत्तल उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। जैसा कि आपको पता है परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव। सेंटर को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र C। इसी प्रकार से परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव और सेंटर को क्या कहा जाता है? C। तो मैंने परिभाषा क्या बोली? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। तो आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को क्या करती हो? मिलाती हो आपस में। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा मुख्य अक्ष। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अभिलंब। जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु को यदि हम वक्रता केंद्र से मिला दें तो क्या बनता है? अभिलंब बनता है। तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु को गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, अभिलंब क्या होगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं इस चीज को। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अभिलंब होता है ना, अभिलंब को हमेशा हम डॉटेड बनाते हैं कटी हुई लाइन के द्वारा। ठीक है, तो मान लो ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मैंने कोई बिंदु मान लिया। अगर मैं इस बिंदु को किससे मिला दूं? वक्रता केंद्र से मिला दूं। एकदम स्ट्रेट लाइन द्वारा मिलाना है आपको। तो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये मान लो परावर्तक पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ पर किसी बिंदु को आप किससे मिला दोगे? वक्रता केंद्र से मिला दोगे। तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन, ये क्या है? ये अभिलंब है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे दर्पण का द्वार।
अब हम समझेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक बोलिए बोलिए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का द्वारक द्वारक कहते हैं। तो क्या होता है दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का द्वारक कहते हैं। हम इसको एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास दर्पण, अगर हम इसके बाह्य पृष्ठ को पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, और अगर हम इसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण। तो आप यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये दर्पण है और ये दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के यदि हम व्यास को देखें तो उसका व्यास कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो ये जो पूरा आपको अंदर का रिफ्लेक्टेड एरिया जो आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, और इस परावर्तक पृष्ठ की रेंज कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो हम इसे यहां से यदि मिला दें तो ये होगा दर्पण का द्वारक। उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का द्वारक कहते हैं, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ का व्यास इस वाले पॉइंट से लेके यहां तक है। तो ये क्या हो गया, दर्पण का द्वारक। अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे फोकस अथवा मुख्य फोकस। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है। तो मैं इसको सबसे पहले डायग्राम से समझाता हूं, होता क्या है। ये है हमारे पास अवतल दर्पण, इसके बाह्य पृष्ठ पे हमने कर दी पॉलिश। आपको पता होगा ये दर्पण का क्या होता है, ध्रुव, और ये दर्पण का क्या होता है, वक्रता केंद्र सी।
और दोनों को अगर हम एक रेखा के द्वारा मिला दें तो ये रेखा क्या कहलाती है? ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। तो हम इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आ रही होती हैं तो वो दर्पण से परावर्तित होंगी और परावर्तन के पश्चात में दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उसी बिंदु को हम कहेंगे दर्पण का, उस बिंदु को, वह बिंदु दर्पण का, वह बिंदु फोकस कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये कुछ प्रकाश किरणें हैं जो कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। दर्पण इन्हें क्या करेगा? परावर्तित करेगा। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी तो ये प्रकाश किरण आ रही है। जैसे ये दर्पण को एक तो दर्पण ने से परावर्तित किया, परावर्तन के पश्चात ये सारी किरणें कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष को काटती हुई जा रही है। तो ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? यही है फोकस। ये क्या है? फोकस। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस अथवा मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार से हम अवतल दर्पण के केस में भी इस बात को देख सकते हैं। ये खोखले, कांच के खोखले गोले का एक पृष्ठ है। इसके आंतरिक पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। परावर्तन की घटना कहां से होगी? बाह्य पृष्ठ से होगी। ये दर्पण का ध्रुव, इसी प्रकार से ये दर्पण का ध्रुव और ये होगा दर्पण का वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? दर्पण का मुख्य अक्ष। तो कुछ प्रकाश किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि अवतल दर्पण की स्थिति में, अवतल दर्पण की स्थिति में अवतल दर्पण की स्थिति में आप लोग कभी भी प्रकाश किरणों को राइट हैंड से नहीं डालोगे, ऐसे करके आप लोग लाइट को नहीं डालोगे, बल्कि कहां से डालोगे, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा है, ये वाला, तो हमें पैरेलल लाइट यहीं से लानी होगी, ठीक है। और मुख्य अक्ष के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि मुख्य अक्ष को आप लोग जरूरत के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में या या राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस मुख्य अक्ष को पीछे की ओर बढ़ा लिया थोड़ा सा। अब दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें आ रही हैं, सारी के सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब ये दर्पण क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें ऐसे करके रिफ्लेक्ट होंगी, ये प्रकाश ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी। इसी प्रकार से ये वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी, इसी प्रकार से ये वाली प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होगी, तो इसी प्रकार से ये वाली प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होगी। तो आप लोगों को ये चीज दिख रही होगी कि जब ये प्रकाश किरणें, ये समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आपतित हुई, तो अवतल दर्पण ने इनको क्या किया, परावर्तित किया। लेकिन आपको एक बात क्लियरली यहाँ पे दिख रही होगी कि अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात इन प्रकाश किरणों ने कहीं पर भी मुख्य अक्ष को नहीं काटा। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर आपको ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत होंगी। कैसे? ये प्रकाश किरण को आगे जा रही है, ये प्रकाश का परावर्तन के पश्चात, तो हम इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, और जब इसे पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये मिलती हुई दिखेंगी इस वाले पॉइंट पर। इसी प्रकार से ये भी प्रकाश किरण पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और इसी प्रकार से ये। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस। तो उम्मीद है आपको ये मुख्य फोकस या फोकस की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में जा रही है, यहाँ पर ये वास्तविकता में होकर दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर जा रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमको काटती, सॉरी, यहाँ पर ये एक्चुअल में काट रही है और यहाँ पर हमको ये क्या हो रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमने इसी चीज को डॉटेड के द्वारा दिखाया है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है, दर्पण के फोकस दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी, दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी, या ऐसे लिखो इसे, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस, फोकस बिंदु तक की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या होती है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं।
तो एक चीज यहाँ पे समझिए, कैपिटल एफ से हमने किसको रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एफ से हमने रिप्रेजेंट किया फोकस बिंदु को, और फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया, फोकस दूरी को रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल एफ से। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये दर्पण का वक्रता केंद्र सी, और ये दर्पण का क्या, फोकस, फोकस। इसी प्रकार से ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये दर्पण का फोकस। अब आप इसको ऐसे करके समझिए, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है क्या, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो उम्मीद है आज की चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमने डिस्कस किया दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, आगे हम इन परिभाषाओं का यूज करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हम इस लेक्चर को समाप्त कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।